मान लीजिए आप एक नाव में सवार है जो कि एक ऐसी नदी पे है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रही है। अब अगर आपकी नाव भी उसी स्पीड से बह रही है तो मतलब नाव वाला कुछ भी नहीं कर रहा है। पर अगर आपके नाव की स्पीड 11, 12 या उससे ज़्यादा है तो मतलब नाव वाला थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है। यह जो एक्स्ट्रा स्पीड है वो उस नाव चलाने वाले की वजह से है। लगभग यही हाल स्टॉक मार्केट में है। मार्केट का सबसे बड़ा इंडेक्स निफ्टी 50 करीब 12% का एवरेज रिटर्न देता आया है। मतलब अगर आपकी पोर्टफोलियो भी 12% रिटर्न दे आ रही है तो आपका फंड मैनेजर कुछ भी नहीं कर रहा। और अगर आपका पोर्टफोलियो इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो ये एक्स्ट्रा रिटर्न उस फंड मैनेजर की ही वजह से है। इस एक्स्ट्रा रिटर्न को हम स्टॉक मार्केट की भाषा में अल्फा कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की पूरी दुनिया इसी अल्फा पे घूम रही है। जो जितना बढ़िया अल्फा दिला दे वह उतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इस यूनिवर्स में सबसे पॉपुलर नाम है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड आसान है, म्यूचुअल फंड सही है और पता नहीं कितने सारे मार्केटिंग कैंपेन चल रहे हैं म्यूचुअल फंड के नाम पर। इनका मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और ये ऐसा हो भी रहा है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ SIP से हर महीने करीब 31,000 करोड़ का इनफ्लो आ रहा है। म्यूचुअल फंड एक इजी ऑप्शन बन गया है इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। ढेर सारे ऐप्स अवेलेबल है, KYC करना आसान हो गया है। बस कुछ क्लिक किया और आप 500 या 1000 रुपए के SIP स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन इक्विटी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट शेयर परचेज, यूलिप्स या फिर स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसे PMS या AIF से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके प्रोपोर्शन का तो इनमें वैल्यू वाइज सबसे बड़ा नंबर म्यूचुअल फंड का है। इंडियन इक्विटी में एंटर होने वाले पैसे में से करीब 60% पैसा म्यूचुअल फंड में जा रहा है, 20-25% डायरेक्ट इक्विटी में, 10% के आसपास यूलिप्स में और करीब बचा कुचा जितना भी पैसा है वो AIF या PMS में जा रहा है। म्यूचुअल फंड सही है ये तो सब बोल रहे हैं, पर क्या म्यूचुअल फंड वाकई अच्छा रिटर्न दे रहा है ये भी देख लेते हैं। जनवरी 16, 2026 को एस म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के अनुसार आधे से ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी कम रिटर्न दिया है। वीडियो की शुरुआत में मैं अल्फा की बात कर रहा था, यहाँ तो अल्फा माइनस। इसके लिए फंड मैनेजर आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पर फीस भी ले रहा है। म्यूचुअल फंड का लास्ट 5 साल का एवरेज रिटर्न 18% के आसपास के रेंज में है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक प्रोडक्ट है। खासकर अगर बात SIP की हो रही हो तो ये निफ्टी से बेटर तो है ही, पर कौन सा म्यूचुअल फंड पिक करना है यह डिसाइड करना आसान नहीं होता। ऐसे में कई इन्वेस्टर्स प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह एक और इन्वेस्टमेंट है मार्केट में जिसे हम PMS करते हैं। 1993 में इंडिया में ऑफिशियली PMS की स्टार्ट हुई और एक फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के बिहाफ में इन्वेस्टर के ही डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स खरीदने और बेचने लगा। काफ़ी समय से इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए PMS, प्राइवेट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में एक ऐसे यूनिक इशू थे जो इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहे थे। PMS का सबसे बड़ा इशू यह था कि क्योंकि PMS फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के बिहाफ में इन्वेस्टर के ही डीमैट अकाउंट में बाय और सेल करता था, तो ये इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि वो कैपिटल गेन्स, टैक्सेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफसेट सब कुछ संभाले और यह आसान नहीं था। इनफैक्ट कई इन्वेस्टर की यह भी कंप्लेंट थी कि रिटर्न थोड़ा कम दे दो पर इतना हेडेक नहीं चाहिए। प्राइवेट इक्विटी भी HNI इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट टूल था। रिस्क हाई होने के बाद भी प्राइवेट इक्विटी के रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, यह सेबी रेगुलेटेड नहीं था, तो इन्वेस्टर को कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जैसा भी कोई सिस्टम नहीं था। म्यूचुअल फंड सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं बल्कि HNI इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी प्रेफर्ड चॉइस, और अगर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन स्मार्टली किया जाए तो रिटर्न्स वाकई अच्छा बन जाता है। बट इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। एक अच्छे और पॉपुलर म्यूचुअल फंड में जिसके कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसका AUM मतलब टोटल फंड साइज 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। ऐसे में एक फंड मैनेजर के लिए डिसीजन लेना आसान नहीं होता और उस पर काफ़ी ज़्यादा रिडम्पशन प्रेशर भी होता है। एक फंड मैनेजर ऑन एन एवरेज हमेशा कुछ मार्जिन कैश में होल्ड करता है इस रिडम्पशन को हैंडल करने के लिए। ये नंबर 2-3% से लेकर 10% तक भी जा सकता है। मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट को देखिए।
ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप एक समय 14% कैश पे बैठा था। ऐसे में रिटर्न्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि यह बोलना गलत होगा कि कैश सिर्फ रिडम्पशन प्रेशर के लिए होल्ड किया जाता है, बल्कि कैश होल्डिंग एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए भी की जाती है। पर फिर भी ऑन एन एवरेज रिडम्पशन प्रेशर के कारण एक म्यूचुअल फंड 4-5% तक कैश रखता ही है। इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में 2012 में इंडियन इक्विटी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया, AIF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट था जो यह तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। सबसे पहले तो AIF PMS की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसमें फंड मैनेजर इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में ट्रेड करते हैं। इससे कैपिटल गेन्स, टैक्सेशन का हेडेक खत्म। अब इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड की तरह सिर्फ रिडम्पशन पर टैक्स देने की जरूरत थी। AIF को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी 1 जिसमें वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप शामिल है, कैटेगरी 2 जिसमें प्राइवेट इक्विटी शामिल है, और कैटेगरी 3 जो कि म्यूचुअल फंड या PMS की तरह इक्विटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। कैटेगरी 1 और 2 का टैक्सेशन म्यूचुअल फंड के जैसा ही है, इसलिए अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर रहे हैं तो कैटेगरी 3 AIF का कंपैरिजन सबसे सही रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरह कैटेगरी 3 भी लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। इंडिया में बैंक्स और ब्रोकर हाउसेस भी मोस्टली कैटेगरी 3 में ही इन्वेस्ट करते हैं। कैटेगरी 3 AIF लिस्टेड सिक्योरिटीज डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करती है। इसमें ऐसा क्या है जो इसे स्पेशल बनाता है? सबसे पहला, AIF एक लॉकिंग प्रोडक्ट है। एक इन्वेस्टर 2 से 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकता। कई केसेस में यह लॉक्ड रहता है और कई केसेस में विड्रॉल पे हेवी पेनल्टी लगती है। ऐसे में AIF या फंड मैनेजर को ज़्यादा कैश होल्डिंग नहीं रखनी पड़ती। म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में AIF को T+2 सेटलमेंट साइकिल भी फॉलो नहीं करना पड़ता है। उसे करीब 1 महीने का टाइम मिलता है रिडम्पशन के लिए। ऐसी सूरत में वो बड़े आसानी से अपनी होल्डिंग्स को एक स्ट्रेटजी के साथ लिक्विडेट कर सकती है। इस कम कैश होल्डिंग का सीधा फायदा रिटर्न्स पे मिलता है। ऑन एन एवरेज एक AIF के 5 साल का रिटर्न 21 से 22% तक रहता है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न 18% के आसपास रहता है। दूसरा फायदा फंड साइज का है। AIF की मैक्सिमम होल्डिंग 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ऐसे में एक फंड मैनेजर के लिए इसे कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है। तीसरा, AIF कैटेगरी 3 को लेवरेज भी अलाउड है। कहने का मतलब अपने होल्डिंग्स पे एक्स्ट्रा एक्सपोजर लेना। आसान भाषा में बताता हूँ, मान लीजिए एक AIF में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ और वो अपने वैल्यू से गिरकर 80 लाख आ गया। अब एक AIF फंड मैनेजर इस 80 लाख पर एक छोटा सा लोन लेता है और फंड्स अरेंज कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। अब अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट और भी ज़्यादा होगा। हालांकि इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, पर यह एक रैंडम इवेंट नहीं होता है। काफ़ी कैलकुलेशन और काफ़ी एनालिसिस के बाद यह स्टेप लिया जाता है। सेबी के रूल के हिसाब से यह लेवरेज टोटल फंड साइज के मैक्सिमम डबल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। चौथा, AIF कैटेगरी 3 में फंड मैनेजर को पूरे कॉर्पस का 5% या कम से कम 10 करोड़ अपने फंड में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। मार्केट की भाषा में इसे स्किन इन द गेम कहते हैं। ऐसी सूरत में फंड मैनेजर के लिए अच्छे रिटर्न देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसका खुद का पैसा भी लगा है। पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग, टैक्सेशन। AIF कैटेगरी 3 का टैक्सेशन इक्विटी के यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। AIF कैटेगरी 1, 2 और म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन पास थ्रू होता है, मतलब जो भी रिटर्न्स बना वो सीधे इन्वेस्टर के हाथ में मिल जाता है और फिर इन्वेस्टर को इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। कैटेगरी 3 में ऐसा नहीं है। AIF कैटेगरी 3 में टैक्सेशन फंड लेवल पे होता है, मतलब एक इन्वेस्टर जब पैसा निकालता है तो उस पर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। उसे टैक्स कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। AIF क्लोज करने के बाद उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिस पर साफ साफ लिखा होता है कि इस AIF पे रिटर्न्स ऑलरेडी पेड है। और यह सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि टैक्स हम पे करें या AIF पे करें। टैक्स तो देना ही है, देना तो है, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले एक सवाल, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में पैसा लगाती है तो फिर जब वो स्टॉक्स को बेचती है तो उस पर टैक्स लगता है या नहीं? जवाब है कि म्यूचुअल फंड को स्टॉक्स बेचने पर कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स सेक्शन 1023D के अनुसार एक म्यूचुअल फंड को स्टॉक्स बेचने पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स में फुल एग्जम्पशन है। इसीलिए वो मजे में स्टॉक्स खरीदती है और बेचती है और टैक्स का हेडेक इन्वेस्टर के हाथ में होता है।
पर इसका एक डिसएडवांटेज है, बताता हूँ क्या। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप दो स्टॉक में से एक स्टॉक में फायदा हुआ और एक में लॉस हुआ, तो आप अपने लॉस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब स्टॉक ए में 100 का 120 पड़ा और स्टॉक बी में 100 का 80 बन गया, तो 20 रुपए का प्रॉफिट 10 रुपए के लॉस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में ऑफसेट करना कहते हैं। म्यूचुअल फंड इस ऑफसेट का फायदा नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके स्टॉक बेचने या खरीदने पर कुछ भी टैक्स नहीं लगता है। पर एआईएफ इस ऑफसेट का फायदा उठा लेता है, वो भी अगले 8 साल तक। ऐसे में जब आप एआईएफ में एंट्री लेते हैं, तो आपके इन्वेस्ट करने से पहले भी अगर एआईएफ में किसी स्टॉक को बेचने पर कुछ लॉस हुआ है, तो फंड मैनेजर उसका आपके आज के प्रॉफिट के साथ ऑफसेट करके फायदा उठा सकता है। वैसे मैं जितना सिंपली बता रहा हूँ उतना सिंपल ये है नहीं, पर फंड मैनेजर इसका काफ़ी फायदा उठाते हैं। फंड लेवल पर काफ़ी टैक्स बचा लेते हैं। जानते हैं वो इतना दिमाग क्यों लगाते हैं पैसे बचाने के लिए? वजह चौथे रीज़न में है। फंड मैनेजर का खुद का भी पैसा लगा हुआ है, वो तो चाहेगा ही कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बच जाए। इन सभी कारणों से एआईएफ का रिटर्न 3 से 5 साल के रेंज में म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न को हर साल 3 से 4% तक ईजिली बीट कर सकता है। पर एआईएफ रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। इसका मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ है, और जो भी इन्वेस्टर इस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है या करने में कंफर्टेबल है, उनके लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एआईएफ में एंट्री करके आप चैन की सांस ले सकते हैं। मार्केट में ऐसे भी कई सारे एआईएफ है जो रिटर्न छोड़िए आपका प्रिंसिपल भी डुबा देते हैं। अपने कंसाइज पोर्टफोलियो के कारण एक भी स्टॉक अगर एआईएफ के लिए पिक करने में गलती हो गया, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो को डुबा देता है। कुछ ही दिन पहले ऐसा हुआ भी। जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल और इंडिगो के शेयर्स अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक करीब 30% गिरे। ये दोनों निफ्टी 50 में है और सारे लार्ज कैप के पोर्टफोलियो में भी है। सिर्फ इन दोनों कंपनी के कारण कई सारे लार्ज कैप एआईएफ का परफॉर्मेंस निफ्टी से भी नीचे रहा है। तो कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट में एंट्री करके आप चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। इक्विटी है, नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच के समझ के इन्वेस्ट करें और मार्केटिंग कैंपेन पे बिल्कुल भरोसा ना करें। एआईएफ से जुड़े अपने सवाल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।